नमस्कार। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र की। देहरादून में बड़ी खबर ये आ रही है कि मानसून सत्र का दूसरा दिन, विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 5,000 करोड़ का होगा अनुपूरक बजट। 6 संशोधन विधेयक भी पटल पर रखे जाएंगे। सदन में हंगामे के भी पूरे आसार हैं। कुंभ टेस्ट घोटाले समेत कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है, इसके लिए विपक्ष ने तैयारियां कर रखी हैं। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 5,000 करोड़ का होगा अनुपूरक बजट। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम ऐसी योजनाएं जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट लाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जानकारी ये भी है कि सदन में हंगामा भी हो सकता है, इसके पूरे आसार हैं, क्योंकि कुंभ टेस्ट घोटाले समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हाल फिलहाल में विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी और आज वही कोशिश सदन के भीतर की जाएगी। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कैसा रहेगा सत्र का दूसरा दिन? देखिए अमित, कल सत्र का पहला दिन था। पहला दिन शांतिपूर्वक गुजरा क्योंकि कल निधन के आदेश पड़े गए। जो दिवंगत करीब 7 विधायक थे, उनको श्रद्धांजलि दी गई। लेकिन जो आज का सेशन है वो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि कल जो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई उसके बाद कांग्रेस ने जो अपनी रणनीति बनाई, कांग्रेस आज कोविड पर प्रस्ताव ला सकती है। और कोविड के दौरान जो तमाम मौतें हुई, कांग्रेस का कहना है कि ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति नहीं की गई, जो सरकार का मैनेजमेंट था वो ठीक नहीं था। और दूसरा जो बड़ा निशाना होगा वो हरिद्वार में जो कोविड टेस्ट घोटाला हुआ उस पर कांग्रेस हंगामा कर सकती है। मेन निशाना हरिद्वार का कोविड टेस्ट घोटाला है। हालांकि सरकार की ओर से ये पक्ष रखा जा सकता है कि मामला कोर्ट में है, सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, कुछ गिरफ्तारियां भी इसमें हो चुकी हैं। लेकिन कांग्रेस इसे पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट से जोड़ने वाली है, सरकार की विफलताओं से जोड़ने वाली है। इसको लेकर आज सदन में हंगामेदार रह सकता है, हंगामे की स्थिति पैदा हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी धारचूला से। हरीश धामी लंबे समय से अपने क्षेत्र में एक टावर लगाने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने अपनी विधायक निधि से टावर भी लगाया, लेकिन आज तक इस टावर को कनेक्टिविटी नहीं मिल पाई है। इसको लेकर हरीश धामी आज सदन के बाहर धरने पर बैठ सकते हैं। ये विपक्ष की रणनीति है। इसके अलावा करीब 6 संशोधन विधेयक भी आएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण विधेयक है अमित, जो नगर निकायों और जो प्राधिकरण हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक इसको नाम दिया गया है। इसके तहत जो करीब 500 के आसपास मलिन बस्तियां हैं उनको सरकार ने पिछले साल इनको 3 साल के लिए रियायत दी थी, क्योंकि हाईकोर्ट का ये निर्देश था कि जो तमाम मलिन बस्तियां हैं ये अतिक्रमण करके बनी हुई हैं, इनको हटाया जाए। तो सरकार ने एक राहत दी थी, उसकी अवधि समाप्त हो गई थी। तो उस विधेयक को आज लाया जा सकता है और 2024 तक एक बार फिर अगले 3 साल के लिए जो मलिन बस्तियां हैं उनको एक बड़ी राहत इस विधेयक के जरिए दी जा सकती है कि उनको हटाया नहीं जाएगा इन 3 सालों में। तो ये कुछ आज सदन की कार्रवाई रहने वाले अमित। देखना होगा कि विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है और सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाता है। जी बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर चमोली से, जहां पर रेडी गांव के आगे तमस में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें करीब 250 लोग फंस गए थे, जिसमें स्थानीय लोग और आर्मी के जवान भी शामिल थे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। मार्ग बंद होने की स्थिति में वैकल्पिक रास्तों की खोज करते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आर्मी के जवानों को और स्थानीय लोगों को इस वैकल्पिक रास्ते से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने सकुशल बचा लिया है। वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उधर चंपावत से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां सड़क पर पूरी पहाड़ी ही दरक कर नीचे आ गई। चंद सेकंड में पूरा पहाड़ नीचे चला आया। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हुए नजर आए। स्वाला हाईवे के पास में खड़े वाहनों को छोड़कर लोग वहां से भागने लगे। वहीं सड़क बंद होने से दोनों ओर वाहन फंसे थे, जिसके बाद अब सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, डराने वाली तस्वीर है। पूरा का पूरा पहाड़ दरक कर कैसे हाईवे पर आ गया और इस दौरान वहाँ से तमाम गाड़ियाँ गुजर रही थी, कई लोग वहाँ पर मौजूद थे। आप देखिए अपनी गाड़ियाँ छोड़कर वहाँ से वो भागने लगे। इस लैंडस्लाइड के बाद से हाईवे अभी भी बंद है। कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जाए और यातायात को बहाल किया जा सके। जो सूचना हमें मिली और जो फोटो भी हमने देखे हैं, तो इस बार जो मलबा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है। पूरा हिल स्लाइड होकर वहाँ पर गिर चुका है, तो पूरी तरह से बंद है। तो संभवतः अभी उम्मीद है कि उसमें 48 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन कम से कम लग सकते हैं उसको क्लियर करने में।
तो इसके मद्देनजर ही हमने जो है जो टनकपुर से ऊपर आने वाला ट्रैफिक है या चंपावत से नीचे जाने वाला ट्रैफिक है उसको रूट डाइवर्ट करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस तरफ आना चाहता है तो इस रोड को छोड़कर अन्य मार्गों पर से आने का प्रयास करें। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली थल मुनस्यारी रोड पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इस रोड पर जगह जगह गड्ढे हैं, जमींदोज होने से लोग परेशान हैं। वहीं मुनस्यारी का पर्यटन भी इससे प्रभावित हो रहा है। बीते साल इस रोड पर बरसी आसमानी आफत के जख्म भरे भी नहीं थे कि रही सही कसर जारी बरसात ने पूरी कर दी। थल से मुनस्यारी तक 70 किलोमीटर की ये रोड इस बरसात में लगभग बंद ही रही है। इस रोड में एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे डेंजर पॉइंट बने हुए हैं जो आए दिन दरक रहे हैं। हरडिया नाले से जारी कटाव तो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि हरडिया नाले ने 4 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह से प्रभावित कर डाला है। ये जो है ये बड़ा डेंजर बना हुआ है और ये इससे खिसक करके वो आगे नाचनी की ओर बढ़ चुका है। वहाँ भी बड़ा भूस्खलन का क्षेत्र बन गया है। कम से कम ये लगभग 400 मीटर लंबाई के क्षेत्र में लगातार इस पर भूस्खलन जारी है। गर्मियों में भी धूप पड़ने में भी ये पहाड़ खिसकते रहता है। हजारों की आबादी हर दिन अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर लगातार इस रोड पर सफर करने को मजबूर है। खस्ता हाल हो चुकी रोड से मुनस्यारी का पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं विभाग की अपनी दुश्वारियां हैं। वहाँ पे लगातार ऊपर से स्लिप आ रहे हैं, लगातार स्लिप का आना जारी है और जब स्लिप बंद हो रहा है तो वहाँ पे हमारी मशीन डिप्लॉयड है, मशीन जेसीबी लगी हुई है, उसको स्लिप्स को हटा करके बोल्डर भी आ रहे हैं, स्लिप्स आ रहे हैं, उसको रिमूव करके यात्रा के लिए ट्रैफिक के लिए खोली जा रही है। मुनस्यारी से आगे यही रोड चाइना बॉर्डर को भी जोड़ती है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ ही जरूरी सामान भी इसी रोड के जरिए सीमाओं तक पहुंचता है और मामूली सी बारिश में भी इस रोड का जमींदोज होना दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब खबर हल्द्वानी से, जहां पर जोली कोट अल्मोड़ा हाईवे अभी तक खुल नहीं पाया है। बारिश के चलते मलबा हटाने में दिक्कतें आ रही हैं। भारी लैंडस्लाइड के चलते शुक्रवार से यह हाईवे बंद है। उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर तक हाईवे को खोल दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यातायात अभी भी बाधित है। चुनावी साल में उत्तराखंड में वैकेंसी की भरमार आ गई है, लेकिन इनसे बेरोजगारों को कम ही आस है। वजह है कि कई भर्ती परीक्षा 3 साल से पेंडिंग है और युवा इनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पिछले 3 महीनों से प्रदेश में नौकरी के विज्ञापनों की भरमार आई है। तकरीबन 1200 से ज्यादा पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती निकाल चुका है। सरकार की भी मंशा है कि जल्द विभागों में खाली पद भरे जाएं। ऐसे में बेरोजगार युवा खुश होने के बजाय निराश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि ये पद कभी भरे भी जाएंगे। फॉर्म और वैकेंसी तभी क्यों आती हैं जब चुनाव होने वाले होते हैं, जब सरकार चुनाव में जाने वाली होती है। फॉर्म और वैकेंसी तभी आती हैं। आज आप इतने पदों पर फॉर्म निकाल रहे हैं। आयोग हमेशा से कहता है कि आयोग की इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो इतने पेपर एक साथ करा पाए। तो ये केवल बेरोजगार युवाओं को एक छलावा है। जब कॉलेज के पेपर्स ही पॉसिबल नहीं हो पाए, 12th के बोर्ड के पेपर ही पॉसिबल नहीं हो पाए, तो आई डोंट थिंक सो कि पेपर आगे मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर हो पाएंगे। तो 22,000 वैकेंसी के अगर ये पेपर करवाते भी है तो मेरे हिसाब से कैंसिल हो जाएंगे वो भी, क्योंकि थर्ड वेव आ सकती है। हालांकि आयोग मानता है कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो 1 साल में एग्जाम करवा लिए जाएंगे, लेकिन अगर चुनाव की वजह से स्टाफ नहीं मिल पाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इलेक्शन के चलते आयोग की भर्तियों में वैसे अंतर नहीं आता है कि कोई प्रक्रिया से अंतर आए या भर्तियां रुकें। केवल एक फ़र्क हो सकता है कि जब 1-2 महीना इलेक्शन चलेगा तो जो प्रशासन उसमें व्यस्त रहता है तो वो हमको मजिस्ट्रेट वगैरह की आदि की सुविधा नहीं दे पाएंगे। उस दौरान थोड़ा कठिनाई हो सकती है। बाकी इलेक्शन के कोड से या इलेक्शन की शर्तों से जो विज्ञापन निकल गए उनकी भर्ती में कोई कठिनाई नहीं है। अब चुनावी साल में नौकरी निकल तो गई, अगर जल्द ही भर भी जाए तो बेरोजगारों को राहत मिले, नहीं तो नौकरी के इंतजार में युवाओं की उम्मीदें भी धूमल होती जा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।
कोटद्वार में पनियाली गदेरे पर अतिक्रमण होने से गदेरा संकरा हो गया है, जिससे बारिश के दौरान पानी शहर में घुस जाता है। प्रशासन ने गदेरे में 400 से ज्यादा अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, लेकिन अतिक्रमणकारियों को महज नोटिस भेजकर खानापूर्ति की जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि दोबारा अतिक्रमण की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण प्रदर्शित होता है या फिर वहाँ पे भूमि का पैमाइश सही नहीं हुआ है, चिन्हीकरण सही नहीं हुआ है, तो तहसील के माध्यम से उसका जांच करवाया जाएगा और जांच में अगर निष्कर्ष ये सामने आता है कि भूमि पर अवैध निर्माण किया गया है, बिना किसी मानक से निर्माण किया गया है, तो उसको कार्रवाई सिंचाई विभाग के माध्यम से करवाई जाएगी। राज्य निर्माण के 21 वर्षों के बाद भी रुद्रप्रयाग की बछड़सियों पट्टी के दर्जनों गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे लोगों ने पलायन का आसान रास्ता चुन लिया है। हालात ये हैं कि यहां अब गिनती के ही परिवार रह गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले के बछड़सियों के बसे अधिकतर गांव आज भी सड़क, स्वास्थ्य, संचार और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 80 के दशक से गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग की जा रही है। साल 2004 में स्वीकृत डेंजीमाड़ा पौड़ी खाल मार्ग का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। प्राथमिक और जूनियर शिक्षण संस्थान भी सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहा है। यहाँ के बच्चों को 8वीं के बाद पढ़ाई के लिए रोजाना 10 किलोमीटर तक का सफर पैदल नापना पड़ रहा है। पौड़ी खाल में संचालित A&M सेंटर 4 सालों से बंद पड़ा है, जिससे ग्रामीण अब खेड़ा खाल पर निर्भर हैं। आइए नजर डालते हैं कि किन गांवों में कितने परिवार अब रह गए हैं। पंडधारा में पहले 25 परिवार थे, अब सिर्फ 12 बचे हैं। कलैथ में अब सिर्फ 11 बचे हैं। चामयू और पौड़ी खाल में सिर्फ एक परिवार बचा है। सुनाऊ में 17 परिवार, ढमड़ी में 4, ढींगड़ी गांव में अब एक भी परिवार नहीं बचा है। मरगांव में 16 और कपलखील में सिर्फ 2 परिवार बचे हैं। संख्या कुछ ज्यादा थी, 250-300 से लोग रहते थे। अब जो है स्थिति है कि 5 लोग 6 लोग में ही गांव सीमित है। मूलभूत सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य की समस्या है, रोड की समस्या है। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है और जब भी हम कोई बीमार पड़ जाता है तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और हमें स्कूल के लिए भी हम बहुत दूर स्कूल गए, हमें बहुत दूर से पढ़ाई करी। वहीं पलायन आयोग के सदस्य रंजना रावत का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कारण रुद्रप्रयाग में पलायन हो रहा है। ऐसे गांवों में स्वरोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। स्वरोजगार पहाड़ के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो गांवों में कुछ स्वरोजगार शुरू करें। तो स्वरोजगार के लिए हम सरकार की जो योजनाएं हैं हमारी, और तो सरकार को भी हम कह रहे हैं कि जो विभागीय अधिकारी हैं कि वो उस परिप्रेक्ष्य में विभाग की योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए बेहतर कार्य करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दें। पहाड़ के दूरस्थ गांवों से पलायन की ये तस्वीर चिंता का विषय है। अगर अभी भी इसे लेकर कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब कई गांव वीरान और बंजर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र सिंह रावत की रिपोर्ट। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल के दौरे के दिन से पोस्टर पॉलिटिक्स गरमाई हुई है। देहरादून नगर निगम ने जहां केस दर्ज करवाया तो वहीं कांग्रेस अभी तक पोस्टर पॉलिटिक्स में हाथ डालने से बच रही है। देहरादून की सड़कें इन दिनों बेतरतीब तरीके से लगे पोस्टर से पटी है। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पोस्टर्स हटाए तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बौखलाहट दिखी। वहीं सीएम पुष्कर धामी और अजय कोटियाल के पोस्टर लगाने के आरोप में 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कांग्रेस का कहना है कि केस दर्ज करना ठीक नहीं है और वो तो मुकदमा दर्ज होने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि पार्टी पावर में है तो नगर निगम को भी दबाव में डाल सकती है। बीजेपी एक जगह है, कांग्रेस एक जगह है। बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस विपक्ष में है। बीजेपी को काम करना चाहिए, कांग्रेस को उनको चेक करना चाहिए। यहाँ दोनों के दोनों ना आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ रखे हैं। मैंने कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से मुकदमेबाजी या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी बातों से बचना चाहिए और सरकार को, विशेषकर सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में
बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। नगर निगम का कहना है कि उनके पास शिकायत आई तब कार्रवाई की गई। हर पार्टी का पोस्टर नियम के तहत ही हटाया जा रहा है। अगर मेयर का पोस्टर भी गलत जगह पर होगा तो हटाया जाएगा। देखिए, इसमें ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के हटाए जा रहे हैं। जब हटते हैं बैनर किसी का हटता है तो जैसे हमने अगर राजपुर रोड पे दिलराम बाजार से राजपुर रोड तक हटाए तो उसमें जो भी आएंगे उसमें अगर मेरा भी होता है तो वो भी हटाया जाता है। ये बात सही है कि राजधानी की सड़कों पर होर्डिंग्स की भरमार है और इस चुनावी साल में ऐसी तस्वीरें आगे और भी दिखाई देने वाली हैं। ऐसे में आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की नगर निगम से उम्मीद रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए रुख करते हैं पहाड़ एक्सप्रेस का। रामनगर के डॉन परेवा में शहीद दीवान सिंह की उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। सख्त भूमि कानून लागू करने को लेकर यूकेडी ने पिथौरागढ़ में डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। टिहरी में दिव्यांगों के वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कल्याण विभाग से दिव्यांगों की लिस्ट मांगी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अल्मोड़ा में लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। टिहरी के नरेंद्र नगर में आशा किरण सेवा आश्रम में लापरवाही के मामले में सिविल जज ने रिपोर्ट तैयार की। Headline presented by